दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जागरण टाइम्स न्यूज़ चैनल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की आबकारी दिल्ली के तथाकथित आबकारी घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी चर्चा का विषय बनी। ईडी ने जब अदालत के सामने उनकी पेशी की गिरफ्तारी के बाद में, तो अदालत ने ये माना कि अभी तो प्रारंभिक साक्ष्य तक प्रस्तुत नहीं की पाए कि कर सकी ईडी, जबकि ये मामला 6 महीने से चल रहा था। फिर भी अदालत ने हालांकि उसको उनकी उस रिमांड मंजूर कर लिया, ईडी के रिमांड के आवेदन को मंजूर कर लिया है। लेकिन उन्होंने देखा कि, और आम पब्लिक भी इस बात को देख रही है कि कोई नकदी बरामद नहीं हुई। अगर कोई रिश्वत का लेन देन हुआ था, लाभान्वित हुए थे संजय सिंह, तो पैसे उनके पास मिलना चाहिए थे, या जो लोग लाभान्वित हुए उन लोगों को पैसे मिलने चाहिए थे। लेकिन अभी कोई धन की तो कोई रिकवरी हुई नहीं है। अभी जो एक अप्रूवर बन गया है इस केस में, जो जिसे पहले अभियुक्त बनाया गया था, उसने मात्र गवाही दी है। उसने गवाही में अपना नाम, इनका नाम दिया है, संजय सिंह का नाम ले दिया। इस आधार पर गिरफ्तारी की गई, ये जानते हुए भी कि वो खुद ही एक गुनहगार है। अगर कोई शराब घोटाला अगर हुआ है तो उसमें खुद ही गुनहगार है। खैर, ये बात अलग है। हम यहाँ इस बात की यहाँ आज इस पर चर्चा करने वाले हैं कि ये बात तो सही है कि चुनाव की फंडिंग के लिए हर राजनीतिक दल जायज़ और नाजायज़ तरीके से उसकी व्यवस्था करती है अपने फंड की, तो उस पर कोई अछूती नहीं हो रही। एक बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव खर्च की जो सीमा तय की हुई है, उस सीमा से कई गुना ज़्यादा आज खर्च करना पड़ रहा है प्रत्याशियों को। इसलिए ये खेल और ज़्यादा चल पड़ा है। सरकार विभागों तक से सरकारें वसूल कर रही हैं, कोई सरकार इससे अछूती नहीं। मैं पता चला कि अधिकारियों की नियुक्ति उनको अच्छी पोस्टिंग देने के बदले में, या जो हेड हैं हर डिपार्टमेंट के, उनसे अच्छी खासी रकम इसके लिए ऐंठी जाती है। चाहे व्यक्तिगत किसी नेता ने संपत्ति बनाई हो या ना बनाई हो, लेकिन ये तो देखा गया कि उसके लिए, पार्टी के लिए, अपने चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए तो वो सब ये धंधे करते ही है। ये सारी के सारी करतूतें करते ही करता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आम आदमी पार्टी ने आबकारी घोटाले से के जरिए वास्तव में पैसा, गोवा की विधानसभा चुनावों के लिए पैसा लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से कहाँ छूती। उसके तो पाप इस मामले में इसलिए प्रकाश में नहीं आ सकते कि अभी भी सत्ता में बैठी हुई, और वो सत्ता से बाहर हो जाएगी तो उसके भी किस्से सामने आ जाएंगे। क्योंकि अब भले ही किसी के पास कोई साक्ष्य ना हो, भले ही अभी तक इन मामलों में कोई दंडित ना हुआ हो, लेकिन ये देश का बच्चा जानता है कि राजनीतिक दल इसके लिए इकट्ठा करते हैं। पर पैसे से चुनाव नहीं जीते जाते। अगर आज पैसे से चुनाव नहीं जीते जाते, अगर पैसे से भी चुनाव जीते जा रहे होते, अगर ईडी और सीबीआई हाथ में होने के बाद ही चुनाव जीते जा रहे होते, तो मोदी जी 2014 में सत्ता में नहीं आ पाते। वो गुजरात के एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस 2 बार सरकार चला चुकी थी। इस हिसाब से उसका फंड ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था। तो लेकिन मोदी जी अपनी सकारात्मक उपलब्धियों से उन्होंने ये बताया कि सरकार जो बिल्कुल नाकारा साबित हो रही है आतंकवादी घटनाओं को रोकने के मामले में, पाकिस्तान के जो शत्रुतापूर्ण के द्वारा भारत की जो घेराबंदी की जाती है उसमें नाकाम साबित हो रही है। कश्मीर में जिस तरह से तांडव मचा हुआ, उस समय ये समझ में आ रहा था कि कश्मीर चला जाएगा, तो कहीं भारत के हाथ से निकल ना जाए। उस मामले में भी वो मनमोहन सिंह की सरकार निरुपाय नज़र आ रही थी। ऐसे पूरे देश भर में इस बात राजनीतिक भ्रष्टाचार की भी बहुत चरम सीमा पर चर्चाएं थी, वो चाहे राज्यों की सरकारें हों, वो चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, ये सब कुछ चल रहा था। तो लोगों को मोदी में एक ऐसा अवतार नज़र आया, उन्होंने जो भाषण दिए उससे उनको अवतार नज़र आया। पहली बात तो क्या होगा, अगर उन्होंने कहा कि मोदी जी को हम सत्ता में ला के बैठा देंगे तो ये आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। नंबर दूसरा क्या होगा, कश्मीर की समस्या का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। वो तभी भरोसा करते थे कि कश्मीर के भारत से हाथ से निकलने की सूरत तो ख़त्म हो ही जाएगी। इसके अलावा लोग ये भी उम्मीद करते थे कि मोदी जी को
इस तरह के को फंड जुटाने के लिए कोई जो है किसी को अनड्यू एडवांटेज देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी कोई गालमेल करने की, घपलेबाजियाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें उनके खुद के लिए तो कोई संपत्ति चाहिए नहीं, उनके पास में खुद की तो कोई जायदाद और हैसियत है नहीं, और लेकिन बाकी उनका चेहरा इतना बढ़ा चुका है। तो इस उम्मीद से लोग मोदी जी को सत्ता में लाए। उस समय मोदी जी की ब्रांडिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, तो मोदी जी सत्ता में आ गए। कुछ अपेक्षाएं मोदी जी ने पूरी की निश्चित रूप से। आतंकवाद का देश में लगभग समाप्ति जैसी हो गई। कश्मीर की समस्या का भी समाधान हो गया। अब फिलहाल कश्मीर के भारत से हाथ से निकल जाने की कोई आशंका सामने नहीं रह गई। उधर विदेशों में जो भारत को जितनी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी इस बात में भी कामयाब है। विश्व शक्तियाँ भी डरती हैं उनसे कि ये जिद्दी स्वभाव के नेता हैं, ये कहीं जो है वो उत्तर कोरिया के शासन के दूसरे रूप साबित ना हो जाए। अगर इसीलिए कनाडा के मुद्दे पर देखा कि बड़ा ढंग से मोर्चा लिया मोदी जी ने, कनाडा के पीछे लामबंद होने की कोशिश की। अमेरिका ने उस बहाने भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन उसके आगे नहीं झुके थे। ये सारे काम तो उन्होंने मोदी जी ने बहुत बेहतर तरीके से किए। लेकिन राजनीति को स्वच्छ कैसे बनाया जाए, काले धन से कैसे मुक्त किया जाए, और चुनाव खर्च को कैसे कम से कम किया जाए, ये जो उनसे अपेक्षाएं थी राजनीति को स्वच्छ बनाने की, ये अपेक्षाएं पूरी करने में नाकामयाब रहे, बल्कि वो उल्टा काम कर रहे। संजय सिंह की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति का हिस्सा है कि अपने प्रतिद्वंदियों की आर्थिक सप्लाई लाइन काट दो। या तो खुद में इतने पाक साफ होते, फिर आप ऐसा करते, तब तो लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती। लोग सब देख रहे हैं कि अदानी को इतना ज़्यादा नाजायज लाभ हो रहा है। क्यों हो रहा है? मोदी जी को निजी जायदाद नहीं बनानी, ये बात तो बिल्कुल सही, लेकिन इसलिए हो रहा है कि मोदी जी को राजनीति करने के लिए अभी तक के जितने नेता हुए उनमें सबसे ज़्यादा पैसे चाहिए, इसलिए वो उनको लाभ देने का काम कर रहे हैं। और उसके बदले में अनुमान किया जाता है कि अडानी और अंबानी उनकी फंडिंग में बहुत ज़्यादा जो है उसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और बाकी लोगों की आंखें फूटी नहीं। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है कि हर विभाग में जम के वसूली हो रही है, और दूसरी ओर तो ये आर्थिक सप्लाई लाइन काटने का ये तरीका लोगों को रास नहीं आ रहा है। मोदी जी ने जब नोटबंदी की थी उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था। चुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, तो वो उन्होंने सोचा कि उनने नोटबंदी के बहाने जो काला धन इकट्ठा था, जो अघोषित धन इकट्ठा था कांग्रेस का, और यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के पास में जो अघोषित धन इकट्ठा था, उसके सामने उन्होंने एक तरह से बड़ी बेबसी जैसी स्थिति पैदा कर दी, बड़ी मुसीबत उन लोगों की पैदा कर दी। चुनाव खर्च के लिए उनके पास में इनके भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का मुकाबला करने के लिए उनके पास में संसाधन नहीं बचे। ये एक हो गया, और उसके बाद में तो एक परंपरा जैसी बन गई। जब भी किसी राज्य में चुनाव होने हो तो जो प्रतिद्वंदी पार्टियां होती हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनके यहाँ छापेमारी शुरू हो जाती। ईडी और सीबीआई उनके यहाँ छापेमारी शुरू कर देती। अभी छत्तीसगढ़ में छापेमारी हुई। लोग तो जानते हैं कि ये छापेमारियाँ क्यों हो रही है, ये रूटीन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। इन छापेमारी के पीछे केवल एक ही कोशिश है कि आप विपक्ष विहीन होकर जो है मोदी जी अपना सर्वसत्तावाद चलाना चाहते हैं, जबकि लोकतंत्र में और मोदी जी की पार्टी के नेता भी, अटल जी जैसे नेता भी इसको पसंद नहीं करते। बाकी कांग्रेस ने भी कभी नहीं कहा कि नहीं हम विपक्ष को ख़त्म कर देंगे। वो तमाम सारे विपक्षी नेता, तो बल्कि कांग्रेस ने तो ये किया कि तमाम सारे विपक्षी नेता जो बहुत ही ताकतवर, जो बहुत दिग्गज विपक्षी नेता थे, और जो संसद की रौनक समझे जाते थे, अगर वो चुनाव में अगर हार गए तो उनकी संसद में वापसी में सहयोग दिया उन पार्टियों ने। भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत विपक्ष की बात करती है, लेकिन आज मजबूत विपक्ष की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि विपक्ष के लिए तो मोदी जी ये घोषित कर रहे कि विपक्ष तो देशद्रोही है यहाँ का पूरा विपक्ष। उन्होंने कांग्रेस के बारे में अभी हाल की सभाओं में क्या भाषण दिया, वो उससे आप सारे लोग विदित ही होंगे। और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को तो पार्टी के लोग नहीं चला रहे, बाहर की वो शक्तियाँ
चला रही, जो भारत को नीचा दिखाना चाहती, जो भारत की प्रगति को जिन भारी ताकतों को बर्दाश्त नहीं, उन ताकतों से वो ताकतें मिल रही, वही कांग्रेस पार्टी को ऑपरेट कर रही। ये एक बड़ा गंभीर किस्म का है। तो संजय सिंह पर भी इसलिए छापेमारी की गई कि ये जो उछलकूद मचा रही थी आम आदमी पार्टी, लोकसभा चुनाव में भी वो समस्या बनने वाली थी, राज्यों की चुनाव में भी समस्या बनने वाली। पहले तो उनको ये नज़र आता था भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, कि कांग्रेस का जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोटर है उसको काटने का काम करती। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई, आज तो वो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का वोट भी बड़े पैमाने पे काटने लगी, क्योंकि वही सफ़ेद पोस्ट वोटर भारतीय जनता पार्टी का, वही आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी अगर बढ़ रही, पंजाब में भी उसने अपनी सरकार बना ली। ये मोदी जी से बहुत क्रुद्ध हैं। तो और एनडीए में बढ़ चढ़ के इंडिया गठबंधन में बढ़ चढ़ के भूमिका निभा रही। तो इसलिए ये छापेमारी संजय सिंह के खिलाफ की गई। संजय सिंह को जेल के अंदर किया गया इसी उद्देश्य से, आर्थिक सप्लाई के लाइन किस तरह से काट दो। इसके पहले मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया, आम आदमी पार्टी को वो अभी तक जेल से नहीं उबर पाए। तो इस तरह से और चर्चा तो अब ये कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेजने वाले हैं। अन्य जो है जो दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, जो इंडिया के दूसरे जो घटक दल हैं, उनके भी कई महत्वपूर्ण नेताओं की बारी आने वाली है, जो हो सकता है कि वो भी जेल में दिखाई दे। लेकिन ये राजनीति की स्वस्थ परंपरा नहीं है जो मोदी जी ये जो खेल कर रहे हैं। अगर ऐसा करते, संजय सिंह को इस बात पर जेल भेजते, अब कि अगर उनके अंदर ये एकदम इस बात की वेदना होती कि हमारी चुनाव प्रणाली को धनबल किस तरह से दूषित कर रही है, अगर उसको रोकने की कोशिश होती तो वो खुद भी उसका निर्वाह करते, खुद भी वो ये करते कि चुनाव को बहुत ज़्यादा खर्चीला बनाने की बजाय एक सीमित खर्च में चुनाव निकालने का हौसला दिखाते। अतीत में ऐसा जो ईमानदार नेता हुए उन्होंने ये किया भी है। और फिर मोदी जी के पास में तो अब पार्टी की जनशक्ति इतनी बड़ी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत, अपनी ब्रांडिंग पे इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं। वो एकमात्र नेता हैं, कई मोर्चों पर इस ढंग से उनके सामने आने लगा, उनके प्रशंसक तक उनकी आलोचना करने लगे मोदी जी की। लेकिन फिर भी अभी जो बहुमत है देश का बहुमत अभी भी इस मोदी जी में एक अव्यक्त किस्म की एक नाम किस्म की आस्था रखता है। उसकी तार्किक शक्ति मोदी जी ने जो अपनी ब्रांडिंग में जितना पैसा बहाया, उससे एक ऐसा सम्मोहन पैदा कर दिया कि लोगों की तार्किक शक्ति समाप्त हो रही। लोग देख रहे हैं मोदी जी की अगर कमियों को देख रहे हैं और मोदी जी की कमियों की आलोचना भी करते हैं, लेकिन वोट वो किसी दूसरे को नहीं देना चाहते। मोदी जी है तो मोदी जी को तो बहुत निश्चिंत होना चाहिए। मोदी जी को वो परंपराएं कायम कर देनी चाहिए। अभी वो हाल में इतने राजनीतिक सुधारों की बातें कर गए, जैसे एक बहुत बड़ा राजनीतिक सुधार का कदम लाने का उन्होंने आवाज़ दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन इस सुधार पर उनका कोई ध्यान क्यों नहीं जाता कि चुनाव खर्च कैसे सस्ता हो, ताकि पार्टियों की कारपोरेटों पर निर्भरता घटे और वो स्वच्छ तरीके से प्रशासन चला सकें, अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश रह सकें, अपने जो पार्टी के नेता हैं, जो अपने मंत्री सांसद विधायक हैं, उन पर भी वो जो है अंकुश रख सकें कि अगर कि उनकी हैसियत ये पब्लिक के सामने दिखाई न देने लगे, एकदम कि वो चुनाव के जीतने के पहले वो किस स्थिति में थे और जीतने के बाद में वो किस स्थिति में पहुंच गए, कितने हजार गुना कि उनकी हैसियत में बढ़ोतरी हुई, ये भी उनको न दिखाई दिए। तो पार्टी में भी वो अनुशासन कायम करने की कोशिश करते, लेकिन वो पार्टी में भी नहीं कर रहे। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कई बार इसको चुनाव प्रणाली को धनबल से दूषित होने से बचाने के लिए कई बार एक चुनावी फंड तैयार करने की बात की। अब चुनावी फंड बनाने की अब चर्चा तक नहीं हो रही, जबकि बहुत सामयिक है, बहुत प्रासंगिक है। ये भी एक मुद्दा होना चाहिए अगर वो करना चाहते। लेकिन वो अगर इसका मतलब ये है कि वो बेहतर
बेहतर नहीं करना चाहते। वो साम दाम दंड भेद पे, जबकि उनके पास में तो अभी साम दाम दंड भेद बनाने की जरूरत नहीं। मैं इस बात का जिक्र फिर कर रहा हूँ कि मोदी जी अगर बहुत सादगी के साथ में चुनाव लड़ें तो एक मिसाल भी पेश होगी, पूरे देश के सामने एक नई मिसाल पेश होगी, राजनीतिक संस्कृति भी बदलेगी, और इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि वो सफल हो। लेकिन अगर वो नहीं सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ते हैं और वो जो है सकारात्मक ढंग से लोगों का विश्वास जीतने की बजाय विपक्ष को ध्वस्त करने में लगे रहते हैं, तो ये इसके परिणाम हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए तो बहुत ज़्यादा अनर्थकारी होंगी। साथ साथ में मोदी जी की लोकप्रियता में भी इससे बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी और अभी आई है। उनके निकृष्ट हथकंडे जो वो अपना रहे हैं उनकी वजह से उनकी लोकप्रियता अभी भी वो भले ही राहुल गांधी से बहुत आगे हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता में अपने ही मुकाबले काफ़ी कुछ कमी आ सकी। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो हम लोगों के पहले जो चलते हैं ये न्यूज़ वीडियो या विश्लेषण वाले वीडियो, इन वीडियोज़ में पहले नीचे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते थे वो अगर हम लोग मोदी जी की आलोचना कर रहे तो हम लोगों को गालियाँ देने के कमेंट आने लगते थे। अगर हम लोगों ने नेताओं का विचारकों का पैनल बैठा रखा या दूसरी पार्टियों के नेताओं का पैनल बैठा रखा तो दूसरी पार्टी के नेताओं को गालियाँ शुरू हो जाती थी। लेकिन अब इसमें बहुत कमी आ गई। अब लोग सहमत होने लगे मोदी जी की अगर हम लोग कोई आलोचना करते हैं, उनकी कमियों की ओर इंगित करते तो उसकी ओर जो है लोग इंगित करने लगे। वरना एक बाबा मोदी जी, इसलिए मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि वो उनमें अभी भी इतना मादा है कि वो एक बेहतर तरीके से राजनीति में अगर स्वस्थ परंपराएं कायम करके आगे बढ़ेंगे तो अभी चुनावी सफलता मिलेगी। वरना लोगों ने अभी जिस ढंग से उन पर विश्वास कायम किया हुआ है, वो विश्वास जब टूटेगा तो फिर मुझे वही बाबा भारती वाली कहानी याद आती जो बचपन में हम लोग सब ने पढ़ी कि लोग बाबा भारती ने वो खड़क सिंह जो उनका घोड़ा जो है फरेब करके ले जा रहा था, उससे एक आता वो तो ठीक है, लेकिन भैया ये किसी को बताना नहीं कि तुम साधु की वेश में आई थी और उस ढंग से मुझे झांसा देने में सफल हो गए। वरना लोग साधु पर विश्वास नहीं करेंगे। तो मोदी जी ऐसा ना हो कि अगर आप पर विश्वास टूटे तो लोग राजनीतिक नेताओं पर पूरी तरह से विश्वास ही समाप्त कर दें और इसका फ़ायदा कोई और जो निरंकुश संस्थान है वो उठाकर ले जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।